नमस्कार। मैं जन्मप्रकाश शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का जो मामला है वो विपक्षी पार्टियों के वकीलों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। सरदर्द इसलिए कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से उनको मनमाफिक फैसला नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए सिब्बल हो, सिंघवी हो, भूषण हो या गोपाल शंकर नारायण या पासा जैसे जो वकील हैं वो तमाम कोशिशें कर करके थक चुके हैं। लेकिन ये जो एसआईआर है ये उनके लिए सरदर्द बन गया है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई और इस बहस को अब कल तक के लिए फिर से टाल दिया गया है, क्योंकि लंबी बहस के बावजूद अभी इलेक्शन कमीशन को जवाब देने का मौका नहीं मिला है। पहले कपिल सिब्बल ने तमाम तर्क दिए थे, उसके बाद इन पर्सन याचिकाकर्ता के तौर पर योगेंद्र यादव ने भी अपनी नौटंकी दिखाई और उसके बाद में गोपाल शंकर नारायण ने बहस की, फिर प्रशांत भूषण ने बहस की, उससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम अपने तर्क देने की कोशिश की कि ये जो एसआईआर हुआ है इसके द्वारा 65 लाख लोगों को बिहार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि 5 करोड़ लोगों के ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि 5 करोड़ कहां से आ गई है, जो आप 13 करोड़ का आंकड़ा कैसे बता रहे हैं, इतने तो वहां वोटर है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने सिंघवी ने कहा कि नहीं ये हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। यानी ये लोग इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से अभी बहस हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची को अपने झांसे में नहीं ले पाए हैं, या फिर आप कहें कि कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तीखे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। उनके द्वारा ये जो कह रहे, सिंघवी ने कहा कि देखिए इसमें आधार कार्ड को हटा दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, एक आप लोगों की बेंच नहीं कहा था, उसको इन्होंने अवमानना कर दी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड को लेकर हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं और चूंकि इस लिस्ट में 11 अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो फिर आधार को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। इस पर सिंघवी ने फिर कहा कि तमाम जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, कहीं पासपोर्ट 26 लाख लोगों के पास है, ऐसे करके उन्होंने आंकड़े गिनाने की कोशिश की। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जैसे जो पेंशन पे ऑर्डर होता है उसमें भी उसको भी इसमें वैलिड माना गया है। वो तो बहुत से लोगों के पास होता है, बुजुर्गों के पास, जिनके पास अगर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कम से कम बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे होते हैं या विधवा पेंशन। इस तरीके की जो पेंशन है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर को भी इसमें स्वीकार्य माना गया है। सिंघवी के बाद इस मामले में गोपाल शंकर नारायण ने बहुत सारी बहस की और तमाम तर्क दिए। यहां तक कह दिया कि आर्टिकल 21(3) का भी उल्लंघन है। एक बार किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है तो फिर ये उसका विशेषाधिकार हो जाता है, उसको नहीं हटाया जा सकता। ऐसी ऐसी बातें कही गई जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस पर बेंच ने बार बार सवाल दागे और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये काम ही है कि वो वोटर लिस्ट को करेक्शन करे। वोटर लिस्ट एक बार बनती है और उसके बाद उसमें रिवीजन ही होते हैं, क्योंकि हर बार नई वोटर लिस्ट नहीं बनती है बल्कि पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर उसमें रिवीजन होता है। और फिर इस बात पर सवाल उठाया गया कि एसआईआर का नाम क्यों दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर नाम दिया है तो उसमें आपत्ति क्या है। इसका मतलब तो वही है कि उसको सुधारा जा रहा है और सुधारने का काम, सुधारने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही है। उसी तरीके से प्रशांत भूषण ने भी इसी तरीके के तर्क दिए और ये कहा कि इस पर किसी भी तरह से स्टे लगाया जाए, क्योंकि ये आधार कार्ड को नहीं मान रही है और 65 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें मास एक्सक्लूशन किया जा रहा है, यानी कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। इस पर फिर बेंच ने पूछा कि इसमें से बहुत से लोग तो वो हैं जो पलायन कर गए हैं, आधे के करीब वो लोग हैं जो जिनकी मौत हो चुकी है, या फिर कुछ 7 लाख करीब ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर आईडी बना हुआ था। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बड़ा ब्यौरा दिया कि किस तरीके से एक घर में 240 लोगों के वोटर लिस्ट में नाम थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन यहाँ प्रशांत भूषण ये भूल गए कि ये जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया उसी की वजह से तो ये एसआईआर करना पड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली में ये मुद्दा उठा था कि एक एक घर में 150-150, 200 लोगों के वोटर कार्ड बना दिए गए थे, जबकि मकान मालिक को पता ही नहीं था। और जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था तो आम आदमी पार्टी की सरकार, प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के तमाम लोग इसके विरोध में खड़े हो गए थे और ये कहने लगे थे कि आम आदमी पार्टी के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी जिन कमियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बिहार में इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर चलाया है। लेकिन एसआईआर अब विपक्षी पार्टियों के लिए सरदर्द बन गया है। वजह यह है कि इन पार्टियों को लगता है कि जितने भी बोगस वोट हैं, जितने भी फर्जी वोट है या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट है, वो सब के सब इनके वोट बैंक हैं और अगर वो कट जाएंगे तो इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा चुनावों में। इसको लेकर यह कहा गया कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 30,000 ऐसे वोट काटे जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर एक बड़ा जो तबका है नागरिकों का, उसको वोट्स देने से वंचित करने की साजिश की जा रही है। तमाम सवाल पूछे गए। उसके बाद जो दूसरे वकील सदन फरासात और पासा ने भी अपनी दलीलें रखी। इसमें एक जो वकील थे सेन भी थे। लेकिन उसके बाद आज की सुनवाई को रोकते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब इस मामले में आधा घंटा और हम पिटीशनर्स की तरफ से सुनेंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जवाबों को सुना जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करने वाला है जिससे ये जो विपक्षी पार्टियां जो एसआईआर को सरदर्द बनाकर बैठी है उनको कोई राहत मिलेगी? लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के तीखे सवाल किए गए हैं और अब ये इन पार्टियों की कोशिश ये है कि बिहार में तो ये हो गया है, इसको बंगाल में या दूसरे राज्यों में होने से किसी भी तरीके से रोका जाए। इसीलिए बंगाल सरकार की तरफ से पिटिशनर से ये कहा कि ये जो मामला है वेस्ट बंगाल में, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये पूरे देश में करने का भी एक नोटिस इलेक्शन कमीशन पहले ही दे चुका है। तो ये जो पूरी कवायद है वो बिहार से शुरू ही है। पूरे देश में ऐसे ही वोट काटे जाएंगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट को चुप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें स्टे ऑर्डर पास करना चाहिए और ये जो कवायद हो रही है इसको रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि ये नागरिकों के जो वोट देने का मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। बेंच ने यह भी पूछा कि यह वोट देने के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो सकता है, क्योंकि आधार तो नागरिकता का कहीं से भी प्रमाण नहीं है और जो व्यक्ति देश का जब तक नागरिक प्रमाणित नहीं हो जाएगा उसको वोट देने का अधिकार कैसे हो सकता है। जो जिम्मेदारी संविधान के द्वारा इस चुनाव आयोग को दी गई है ये उसी को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी एसआईआर की बजाय इंटेंसिव रिवीजन तो हो ही चुका है और 2003 के बाद अब 22 साल बाद अगर ये हो रहा है तो इसमें किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस पर वकीलों ने कहा कि हम प्रोसीजर पर सवाल उठा रहे हैं, हम एसआईआर के औचित्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। करेक्शन करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। यानी अब ये वकील कम से कम इतना तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन है ये इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है, उनका एक अधिकार है और इसे करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब फिर दूसरे तरीके की दलीलें देने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यक का कार्ड खेला जा रहा है, अनपढ़ों का कार्ड खेला जाता है, गरीबों का, पिछड़ों का कार्ड खेला जा रहा है। इसको लेकर बार बार जब सवाल उठाया गया तो जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि आप बिहार को इतना पिछड़ा और गरीब या अनपढ़ दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बिहार से सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट पास होकर आते हैं। बिहार के लोग टेक्निकल क्षेत्र में भी हैं, तमाम क्षेत्रों में हैं। आप बिहार की तस्वीर को बहुत ज्यादा दयनीय दिखाने की कोशिश मत करिए। जो मुद्दा है, जो तथ्य आपके पास है, जिन चीजों को आप प्रूव कर सकते हैं उन्हीं चीजों को रखिए। ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो तमाम जो
दावे किए जा रहे थे या फिर जो तमाम इन्होंने दावपेच लगाए थे, वो सारे के सारे दावपेच अब वो उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उस पर भी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी उन्होंने ये बता दिया कि राहुल गांधी जो इस मामले में पूरा जो कुछ कर रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट कहीं भी कोई लेना देना नहीं रखता है। यानी आपको जो बातें करनी है, जो मुद्दे पे बात कीजिए और किस वजह से आप विरोध कर रहे हैं, किस वजह से इसको रोका जाना चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। हालांकि अब तक जो लंबी सुनवाइयां चली है तो न तो एसआईआर रोकी और ना उसके बाद ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट थी उसका प्रकाशन रुका। अभी ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का समय दिया गया, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, एक अगर बीएलओ है या दूसरा ईआरओ है, वो कितनी शिकायतें सुनेगा, कितने लोगों को नोटिस देगा। यानी ये संभव ही नहीं है। तो या ये सब सीधे सीधे किया जा रहा है, इसमें किसी को सुना नहीं जा रहा है, किसी के ऑब्जेक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। फिर बीएलए का सवाल भी आया कि बीएलए कौन होता है इस पूरे मामले पर ऑब्जेक्शन देने वाला। तो वो लोग ये भूल गए कि बीएलए जो होते हैं, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उन सबके बूथ पे अपने एजेंट होते हैं। जब वोट पड़ता है तब भी यही लोग होते हैं। अगर कोई फर्जी वोट डालने आया है, अगर कोई दूसरे नाम से दूसरे का वोट डालने आया है, तो यही लोग उसको टोकने का काम करते हैं, वेरीफाई करने का काम करते हैं। बीएलओ जब लिस्ट बनाता है तो उसमें भी ये लोग ऑब्जेक्शन या सबमिशन देते हैं। तो बीएलए को आप कैसे नकार सकते हैं, जबकि वो उनकी तरफ से अभी तक बिहार में जब से ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, प्रकाशित हुई है, कोई ऑब्जेक्शन किसी भी पार्टी के बीएलए की तरफ से नहीं आया है। यानी यहाँ पर जो लोग सीधे तौर पर इस मुद्दे से प्रभावित हैं, वो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे एडीआर हो, या फिर दूसरी जो तमाम पार्टियां यहाँ पहुंची हुई हैं, जिनका कोई लेना देना इस वोटर लिस्ट से सीधे तौर पर नहीं है, वो ज्यादा हो हल्ला करते हुए और इसको दर्द बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर ऐसा लगता है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तमाम तर्कों को सुनेगा, उसके बाद ही इस पर कोई भी फैसला लेगा, ये निश्चित हो गया है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं से भी इन लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है अब इसको लेकर सड़क पर हंगामा करता हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो हंगामा करके हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि देश की जो वोटर लिस्ट है, जो चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार होती है, क्या उनका करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या भारत के जो नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, उनको भारत में वोट देने का अधिकार होना चाहिए? ऐसा किसी भी दुनिया में नहीं होता है। शरणार्थी या घुसपैठियों को अलग तरीके से मानवीय तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन उनको देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में, देश की विधायिका को चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और उसके लिए जो ये तर्क दिए जा रहे हैं, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब तर्क बेगाने हैं और बेमाने हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको कुछ न कुछ ऐसा ठोस सबूत सामने रखना पड़ेगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये जो मामला है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस पर वो उस तरीके से निर्णय नहीं दे सकते जैसा कि सिब्बल और सिंघवी के मामलों में देखने को मिलता है। जब केजरीवाल या राहुल गांधी का केस आता है तो बड़ी आसानी से ऐसे लोगों के पक्ष में फैसले दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि संविधान का प्रश्न है और एक संवैधानिक संस्था के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में बड़ी बारीकी से पूरा मामला सुनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सुनवाई लंबी टल रही है। पहले ये सुनवाई 2 दिन के लिए थी, अब आज और कल जो सुनवाई हुई है उसके बाद कल फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि फैसला क्या आता है। फैसला एकदम से बताया जाएगा या फिर उसको पेंडिंग रखा जाएगा। अगर पेंडिंग रखा जाएगा यानी कि जो समय सीमा दी गई है बिहार इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एसआईआर पर ऑब्जेक्शन की, वो समय सीमा है 30 अगस्त तक
और तब तक जो ऑब्जेक्शन अगर दिए जाएंगे और तब तक फैसला नहीं आता है तो एक तरीके से ये चुनाव आयोग की बड़ी जीत होगी और दूसरे राज्यों में जो एसआईआर का उन्होंने नोटिफिकेशन या इंडिकेशन दिया है उस पर वो सीधे तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। यही इन सभी वकीलों की सरदर्द है और ये सरदर्द कल तक तो और चलेगा, इतना तो निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।